वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। हाँ जी, देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, जो कंपनी लॉ का हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि कंपनी की अपनी एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी के मेंबर्स और कंपनी एक नहीं होते, कभी भी वो अलग अलग होते हैं। जब एक कंपनी फॉर्म कर ली जाती है और उसका एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी बन जाती है, वो अपने मेंबर से अलग हो जाती है। ठीक है, अब तक हमने यही पढ़ा है और हमने ये भी कहा है जब कंपनी फॉर्म हो जाती है इट कैन स्यू एंड बी स्यूड टू इट्स नेम, यानी कंपनी केस कर सकती है, कंपनी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है कंपनी के नाम से। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कंपनी लॉ का वो क्या कहता है कि जो हमारी कंपनी है उसका उसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। ये रूल हमारा कहाँ से आया था? ये 1897 में सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी का जो केस हुआ था, जिसमें सालोमन जो था उसने कंपनी क्रिएट उसने की थी, सालोमन ने फॉर्म की थी और उसका रजिस्ट्रेशन कराया था सालोमन एंड कंपनी के नाम से। और जब कंपनी वाइंड अप हो गई थी तो एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर उसने जो बैलेंस था कंपनी का वो सारा का सारा ले लिया था और उसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया था जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे कि कंपनी और सालोमन एक ही है, सालोमन ही की ही कंपनी है, ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। तो दैट्स वाई जो बैलेंस पेमेंट था वो क्रेडिटर्स को जाना चाहिए था, ना कि कंपनी के ओनर को। ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट ने डिसीज़न दिया था कि सालोमन एंड कंपनी जो है नो डाउट फॉर्म की सालोमन ने, ठीक है, लेकिन जब एक्ट के अंडर रजिस्टर होगी तो कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस बन गई। उसके बाद जो सालोमन है वो उसका मेंबर ज़रूर है लेकिन उसका कंपनी की लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से एज ए सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर उसका राइट था कंपनी के बैलेंस पर। ठीक है, तो इस केस से हमारा ये रूल निकल कर आया था कि हमारी जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है जो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये जो हमारा प्रिंसिपल था इसने कंपनी की एंटिटी और ओनर्स को अलग अलग करने के लिए उनके बीच में एक कर्टन डाल दिया। ठीक है, आप उसे कर्टन कह सकते हो, व्हील कह सकते हो या फिर शील्ड कह सकते हो। उनके बीच में एक मतलब उन दोनों के बीच में एक गैप बनाने के लिए उनके बीच में एक कर्टन डाल दिया। हालांकि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए काम कौन कर रहा है? सालोमन, जिसने कंपनी बनाई है, या जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिनको मेंबर्स ने इलेक्ट किया है, वो कंपनी का काम कर रहे हैं। बेसिकली वो कंपनी का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं, उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा ये जो रूल था ये अप्लाई होना शुरू हुआ बिज़नेस में, लेकिन लोगों ने ये जो आइडिया था ना सेपरेट लीगल एंटिटी का, इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया कंपनी के फ्रॉड्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जो गलत हो रहा है उसे जस्टिफाई करने के लिए, लोगों की कन्वीनियंस के लिए, क्राइम को डिफेंड करने के लिए उन्होंने इस आइडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर जो ये सालोमन एंड कंपनी का जो रूल है सेपरेट लीगल एंटिटी का, अगर इसका इस्तेमाल कंपनी के अगेंस्ट किया जाता है, फ्रॉड के लिए किया जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर जो कोर्ट है वो कंपनी और ओनर को एक ही मान लेगी। उसका रीज़न क्या है? उनको एक मानने का रीज़न क्या है? कोर्ट कहती है कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो कभी भी कोई भी इल्लीगल काम नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब उसकी कंपनी के नाम से जो इल्लीगल काम हो रहा है वो कंपनी के ओनर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, कंपनी के मेंबर्स कर रहे हैं। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? जो ये गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट होती है वो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में जो उसने एक कर्टन डाल रखा था उसे हटा देती है। ठीक है,
ताकि वो ये बता सके कि ये कंपनी एक्चुअली में इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, ये मेंबर और कंपनी दोनों मिलकर ही इकट्ठे फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड मेंबर्स कर सकते हैं, कंपनी नहीं कर सकती। दैट्स वाई उनके बीच का जो कर्टन है वो हटा दिया जाता है, ओनर को सामने ले आते हैं उसको पनिश करने के लिए जो उसने गलत काम किया है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है जी, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, इन रियलिटी द बिजनेस ऑफ द artificial person is always carried on for the benefit of some individuals, since an artificial person is not capable of doing anything illegal or fraudulent। जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो ना तो कुछ गलत कर सकता है, ना ही कोई फ्रॉडुलेंट काम कर सकता है। ठीक है, द नोशन ऑफ कॉर्पोरेट, नोशन मीन्स आइडिया, द नोशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी might have to be abandoned to identity the persons who are really guilty। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो आइडिया है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ये जानने के लिए कि गलत किसने किया है, कौन व्यक्ति हैं जो गिल्टी हैं, ये जानने के लिए उनके बीच का जो कर्टन है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा। दिस इज़ नोन एज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फ्रॉड के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि बहुत बार कंपनी के बेनिफिट के लिए भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोर्ट लिफ्ट करती है कॉर्पोरेट व्हील को, तो उसके दो बेसिकली सर्कमस्टांसेस हैं, दो हेड्स के अंडर हमें इन सर्कमस्टांसेस को मेंशन करते हैं। द फर्स्ट इज़ कॉमन लॉ एक्सेप्शंस, जिसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। सेकेंडली स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। ठीक है बेटा जी, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है तो बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए या ग्रुप में बता दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो है आपके जो एक्सेप्शंस हैं उनका भी वीडियो बनाकर सेंड कर सकूं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से यूट्यूब पे मैं आपको लेक्चर्स देती रहूं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर आपको सेंड करूं आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी।